सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे संघीय ढांचा समिति की। संघीय ढांचा समिति की प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में मिलाकर 46 बैठक होती हैं, 46। तो सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक इस समय चल रही है संघीय ढांचा समिति की, जो शुरू हुई है 21 सितंबर 1931 को। ये 26वीं बैठक है। इसके बाद भी लगभग 20 बैठकें और होंगी, तब जाकर संघीय ढांचा समिति के बारे में अंतिम रूप से रूपरेखा तैयार होगी और जो लागू की जाएगी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में ये रूपरेखा फाइनल रूप से लागू की जाती है। तो संघीय ढांचा समिति की इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, जिसमें बाबा साहब की बहुत अहम भूमिका है। यदि आप अम्बेडकर संदेश, सभी अम्बेडकर संदेश नियमित तौर पर सुन रहे हैं, खासकर ये जो शीर्षक लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से, यहां से निश्चित तौर पर आप इस निष्कर्ष पे जरूर पहुंच रहे होंगे कि वैसे तो भारतीय संविधान, बाबा साहब ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, 1950 में लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं 1930, 31 और 32 में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, बाबा साहब की यहाँ इतनी अहम भूमिका है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो बनता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी बाबा साहब की उतनी ही अहम भूमिका है जितनी कि भारतीय संविधान के निर्माण में। तो मेरे साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो कुछ भी हक अधिकार आपको मिले, यानी कि दलित समाज को मिले, अस्पृश्य अछूतों को मिले, वो निश्चित तौर पर बाबा साहब की देन है, बाबा साहब के जीवन संघर्ष की देन है। और ये वो शुरुआती दौर था जब बाबा साहब यहाँ पर दलितों के लिए अधिकारों को प्राप्त करते हैं गोलमेज सम्मेलन से। तो आइए आज के अम्बेडकर संदेश में इसी महत्वपूर्ण कार्रवाई से हम लोग अवगत होंगे और बहुत महत्वपूर्ण भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं 26वीं बैठक 21 सितंबर 1931 के घटनाक्रम को। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपने प्रस्ताव की पुष्टि में अगला प्रमाण जो पेश कर रहा हूं वह ब्राइस कमेटी की सिफारिश है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह समिति एक ऐसी समिति थी जिसमें सर्वाधिक प्रतिनिधि थे। इसके सदस्य दोनों सदनों अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से लिए गए थे। यह समिति सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि कम से कम जहां तक वित्त विधेयकों का प्रश्न है, 1911 के पार्लियामेंट एक्ट में जो प्रावधान किया गया है वह सही और उचित भी है। इसके बाद इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं एक तीसरा प्रमाण देता हूं, ब्राइस कमेटी की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों को बंद करके नहीं रख दिया गया। इन पर 1922 की सम्मिलित सरकार ने विचार किया था। इस बारे में ये जानने के लिए प्रस्ताव भी किए गए। मुझे खुशी है कि लॉर्ड पील यहाँ इस समय मौजूद हैं कि सरकार ब्राइस कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई करेगी। यह प्रस्ताव संसद में 11 जुलाई 1922 को रखे गए थे। चौथा प्रस्ताव इस प्रकार था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वित्त विधेयकों में संशोधन या उन्हें अस्वीकृत नहीं करेगा। यह प्रश्न कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, या यह अंशतः वित्त विधेयक है और अंशतः नहीं है, दोनों सदनों की संयुक्त स्थायी समिति को निर्णय के लिए भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। ब्राइस कमेटी के इस सिद्धांत को कि वित्त विधेयक से केवल हाउस ऑफ कॉमन्स संबंधित होगा, इसे स्वीकार किया गया और इन प्रस्तावों द्वारा पुष्ट किया गया। कृपया मुझे इन प्रस्तावों पर तत्कालीन भारत मंत्री विस्काउंट पील के भाषण को उद्धृत करने की अनुमति दें। इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा था कि ये प्रस्ताव रूपरेखा मात्र हैं, जिनमें सिर्फ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने आगे कहा था कि द्वितीय सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स के बराबर की शक्ति नहीं होनी चाहिए, या जिससे वह एक प्रतियोगी शक्ति बन सके, उसे सरकारों को बर्खास्त करने या कार्यकारिणी को भी दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी बनाने की शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। मेरा ख्याल है मैंने इस समिति के सम्मुख जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैंने पर्याप्त प्रमाण दे दिए हैं। लॉर्ड पील कहते हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि वह एक सम्मिलित सरकार थी? डॉक्टर अम्बेडकर, वह एक सम्मिलित सरकार थी। लॉर्ड पील कहते हैं, सम्मिलित सरकार में आप वह सब कुछ नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर महोदय,
यह आपके सोचने की बात है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सम्मिलित सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसमें एक से अधिक पार्टियां शामिल थीं, इसलिए जब मैं सम्मिलित सरकार को साक्षी मानकर कोई बात कर रहा हूं, तब मैं ये कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे एक से अधिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त था, जिसमें लॉर्ड पील भी थे। निवेदन है कि इस समिति के सम्मुख मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके बारे में यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण दे दिए हैं कि यह प्रस्ताव कोई क्रांतिकारी प्रस्ताव नहीं है। माननीय तेज बहादुर सप्रू कहते हैं कि क्या मैं डॉक्टर अंबेडकर से पूछ सकता हूं कि क्या वे अपने दृष्टिकोण के समर्थन में किसी संघीय संविधान का उल्लेख करने की कृपा करेंगे। इंग्लैंड संघ राज्य नहीं है और आयरलैंड कोई भी संघ राज्य नहीं है। तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं जी हाँ। माननीय तेज बहादुर सप्रू कहते हैं ब्राइस कमेटी का संघ राज्य से कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं मेरा उत्तर यह है कि जब तक आपका संघीय संविधान इस प्रकार नहीं गठित किया जाता है कि उच्च सदन में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो, जिनका प्रतिनिधित्व निचले सदन में नहीं हुआ है, तब तक इस प्रस्ताव में कोई कमी नहीं है। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि कोई सरकार एकात्मक है या संघीय। माननीय पीसी मित्र कहते हैं मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स पुश्तैनी सदन होता है, क्या आयरलैंड का उच्च सदन भी कभी ऐसा नहीं होता था? तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं निवेदन है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी इस क्रांतिकारी परिवर्तन पर अपनी सहमति दे दी थी, जो एक प्राचीन सदन था जिसका अपना गौरव, परंपराएं और विशेषाधिकार होते थे। मैं अत्यंत सम्मान के साथ ये पूछना चाहता हूं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तुलना में भारतीय राज्यों की स्थिति क्या होगी? महाराजा बीकानेर कहते हैं कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के अभिज्ञात सभासदों के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज्य हर ऐसे क्षेत्र में पूर्ण प्रभुता संपन्न है जो ब्रिटिश क्षेत्र नहीं है, जबकि इस साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण सभासद और उनके अधिकार क्षेत्र की स्थिति बिल्कुल ही भिन्न है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यह प्रभुता हाउस ऑफ लॉर्ड्स के प्रस्ताव, क्षेत्र और शक्ति पर निर्भर करती है। माननीय मोहम्मद शफी कहते हैं कि क्या मैं डॉक्टर अंबेडकर से पूछ सकता हूं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के विशेषाधिकार क्या है? तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अपनी बात स्पष्ट करने के बाद मैं जिस अगली बात पर आना चाहता हूं वो यह है कि संविधान में वित्त विधेयक की परिभाषा का उल्लेख होना चाहिए। इसकी परिभाषा जैसा कि सुझाव दिया गया है ऐसी ही होनी चाहिए जैसी कि आयरलैंड के संविधान में दी गई है और जो उस परिभाषा से भिन्न नहीं है, जैसा कि 1911 के पार्लियामेंट एक्ट में लिखा हुआ है। मैं अगली बात जो इसी से संबंधित है ये कहना चाहता हूं कि जो सदस्य किसी भी विधेयक का प्रभारी हो उसे यह दावा करने का अधिकार मिलना चाहिए कि उसका विधेयक एक वित्त विधेयक है। अगर दोनों सदनों के बीच ऐसा कोई विवाद हो कि कोई विधेयक जिसे वित्त विधेयक कहा जा रहा है विधेयक नहीं है, तब इस विवाद का निर्णय दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाना चाहिए। समझ सकते हैं आप, एक विधेयक को लेकर बहुत बड़ा विवाद बन सकता है। उसका जो समाधान बाबा साहब ने सुझाया, वर्तमान में भारतीय संसद के अंदर इस तरह का जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है सदन के अंदर, उच्च सदन या निम्न सदन, राज्यसभा, लोकसभा में, तो वहां पर यही समाधान जो बाबा साहब ने सुझाया उस समय स्वाभाविक है। उस समय जब बाबा साहब ने भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये सुझाव दिया है, तो जब भारतीय संविधान बनाया तो वहां पर भी इसी सुझाव को सम्मिलित किया होगा, बल्कि और बेहतर ढंग से शामिल किया होगा। इसको हम एक बार रिपीट करते हैं ताकि आप ध्यान से इसको समझ लें। बाबा साहब कहते हैं कि अगर दोनों सदनों के बीच, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों सदनों के बीच ऐसा कोई विवाद हो कि कोई विधेयक जिसे वित्त विधेयक कहा जा रहा है विधेयक नहीं है, तब इस विवाद का निर्णय दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदन के प्रतिनिधि उसकी कुल संख्या के अनुपात में रखे जाने चाहिए और जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि भी उनकी अपनी कुल संख्या के आधार पर होना चाहिए। माननीय मानक जी दादा भाई कहते हैं आप मौजूदा पद्धति से भिन्न पद्धति चाहते हैं? तब बाबा साहब कहते हैं कुछ ऐसा ही। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं अगर मौजूदा पद्धति संतोषजनक होती तब हम यहां ना होते, यानी कि ये जो डिस्कशन हो रहा है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती मौजूदा पद्धति अगर अच्छी होती। तब बाबा साहब यहाँ पर इस बात को कहते हुए अपनी बात को
रोकते हैं। डॉक्टर जफरुल्लाह खां कहते हैं अगला विषय जो मैं ले रहा हूं वह गैर वित्तीय विधेयक है। गैर वित्तीय विधेयकों के मामले में मैं वित्त विधेयक के संबंध में लागू होने वाले सिद्धांत में संशोधन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ 2 प्रयोजनों के लिए। पहला, जो गैर वित्त विधेयक निचले सदन द्वारा लाया जाएगा उसमें उच्च सदन को पुनरीक्षण और संशोधन करने का अधिकार होगा, बशर्ते उच्च सदन द्वारा ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा जो वित्तीय मामलों से संबंधित होगा। दूसरा, उच्च सदन को किसी गैर वित्तीय विधेयक को रोके रखने और उस विधेयक को पारित होने तक जिसके बाद वो एक कानून बन जाता है, इतनी देर करने का अधिकार होगा जिसे कोई जल्दबाजी या जितनी देरी इसलिए जरूरी हो कि उसके बारे में जनता का दृष्टिकोण पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त ना हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए गैर वित्तीय विधेयकों से संबंधित उपशीर्ष में प्रस्तावित प्रश्न का मेरा उत्तर यह है कि उच्च सदन को गैर वित्तीय विधेयक में संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए। अगर ये संशोधन निचले सदन द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं तब कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर ये स्वीकार नहीं किए जाते हैं तब संविधान में ये प्रावधान होना चाहिए कि अगर कोई वित्तीय विधेयक निचले सदन द्वारा अपने कार्यकाल में 3 विभिन्न सत्रों में पारित किया जाता है तब वह कानून बन जाएगा, चाहे उच्च सदन कितना भी विरोध क्यों न करे। अंत में मैं निवेदन करता हूं कि दोनों सदनों के बीच ये संबंध कानून में आ जाने चाहिए और इनको परंपरा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बस मुझे यही कहना था। यही कहते हुए अपनी बात को विराम देते हैं डॉक्टर जफरुल्लाह खां। सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है और चर्चा को सुना है, जिसमें बाबा साहब, लॉर्ड पील, माननीय तेज बहादुर सप्रू, माननीय पीसी मित्तर समेत कई, डॉक्टर जफरुल्लाह खां, माननीय मोहम्मद शफी समेत कई ऐसे साथियों का विचारों को आपने जाना है और जहां पर प्रमुख रूप से प्रमुख भूमिका के रूप में आप जरूर देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि बाबा साहब की जो भूमिका है बेहद अहम है। यहाँ पर अन्य साथी सिर्फ प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न का उत्तर देते ही बाबा साहब के वो सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, ये आप महसूस कर रहे हैं। तो बाबा साहब की भूमिका यहाँ पर यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बहुत अहम है और संघीय ढांचा समिति में बहुत ज्यादा अहम है। टोटल 46 बैठकें होती हैं और ये 14 नवंबर 1931 तक चलती हैं और इन बैठकों का सिलसिला लगभग हर दिन एक बैठक होती है, हर दिन। और ये 21 सितंबर 1931 की बैठक का सिलसिला अभी जारी है, जो कल तक जारी रहेगा। यानी कि कल के अम्बेडकर संदेश में हम इसी बैठक का शेष भाग रखेंगे और 28वीं जो बैठक होगी उसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। 23 सितंबर 1931 को 28वीं बैठक होती है और 22 सितंबर को 27वीं बैठक होती है। तो 28वीं बैठक चूंकि बाबा साहब से जुड़ी हुई है और इसलिए उसको हम आपके समझ से रखेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण यही प्रश्न है कि अगर दोनों सदनों के बीच कोई ऐसा विवाद हो जाए कि कोई विधेयक, जिसे वित्त विधेयक कहा जा रहा है, विधेयक है ही नहीं, तब इस विवाद का निर्णय किस तरह से किया जाएगा, इसका क्या प्रावधान यहाँ पर सर्वसम्मत से तय हुआ है। बाबा साहब ने जो सुझाव दिया है उस सुझाव के दृष्टिगत इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। आपने अम्बेडकर संदेश अंत तक बात किया, सुना, इसके लिए हम तहे दिल से आपका साधुवाद ज्ञापित करेंगे। आप साथी जो लगातार अम्बेडकर संदेश को वॉच कर रहे हैं, लगातार कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, निश्चित तौर पर हमारा मनोबल बढ़ता है। आपके कमेंट सेक्शन में उत्तर, रिप्लाई देखकर हम गदगद हो जाते हैं और उन्हीं के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ता है। एक निवेदन के साथ आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ रोकेंगे कि चूंकि ये जटिल प्रक्रिया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की कार्यवाही है, जहां पर संघीय ढांचा समिति जैसा जटिल प्रक्रिया से इस समय अम्बेडकर संदेश गुजर रहा है। तो ये जो बुद्धिजीवी साथी हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा अपने आप को अपडेट करने के लिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और गोलमेज सम्मेलन की संपूर्ण कार्रवाई को जानने के लिए निश्चित तौर पे ये बहुत ही चूंकि ऑथेंटिक बुक्स के माध्यम से अम्बेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है, तो ऐसे में ये अम्बेडकर संदेश कम से कम बुद्धिजीवी साथियों तक जरूर जाना चाहिए, शेयर किया जाना चाहिए हम सभी के द्वारा। ये हम निश्चित तौर पर आश्वान्वित है आप सभी से और गौरवान्वित भी है कि आप ऐसा नियमित कर रहे हैं। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर
नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय।